नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे साथ देश की बात के अंदर। अपने देश के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी ने कल अचानक ही अपने पद से इस्तीफा देकर के सभी को चौंका दिया। बुजुर्गों के साथ साथ युवाओं को भी कल शाम तक धनखड़ साहब जो थे वो सक्रिय थे, एक्टिव थे। कल मानसून सत्र का पहला दिन था। उन्होंने राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में राज्यसभा का संचालन किया और उन्होंने जो कार्यकारिणी समिति है, कार्यकारिणी में मंत्री हैं, उस मंत्रणा समिति की बैठक भी ली और शाम तक वो संसद भवन के अंदर भी थे। और जैसा उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि मैं अपने स्वास्थ्य के कारण इस्तीफा दे रहा हूं, तो मानसून सत्र के पहले दिन का इंतजार क्यों? और वो तब भी इस्तीफा दे सकते थे जब मानसून सत्र नहीं चल रहा था। उनका ऑपरेशन जो था वो तो काफी पहले हो चुका था और उसके बाद वो अपने जीवन के सभी कार्य कर रहे थे। और अगर इस्तीफे का तत्कालिक कारण स्वास्थ्य होता तो वो कल शाम 5 बजे तक इतने एक्टिव नहीं होते और वो 5 मिनट के लिए राज्यसभा आते और फिर भारत के उपराष्ट्रपति को अपना कार्यभार सौंप देते। ऐसा नहीं है, वो एक्टिव थे लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया। अब इस्तीफा देने के 100 कारण हैं। पर्दे के पीछे कुछ लोग हैं जिनकी चर्चा राजनीति की गलियों में हो रही है, तरह तरह की बातें हो रही हैं, जितने मुंह उतनी बातें। कोई कह रहा कि इस्तीफा इसलिए दिया, कोई कह रहा कि इस्तीफा उसलिए दिया, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। अंदर खाने कुछ तो गड़बड़ है। सब कुछ इतना नॉर्मल नहीं है जो कि दिख रहा है। क्योंकि अगर सब कुछ इतना सिंपल होता और नॉर्मल होता तो धनखड़ साहब अपना हार्ट का ऑपरेशन का इलाज करवा करके इस्तीफा दे देते। अगर स्वास्थ्य की बात होती तो सिर्फ एक ही कारण होता, लेकिन वो एक्टिव थे, वो अपना हर काम सुचारू ढंग से कर रहे थे। और कल दोपहर 23 तारीख को उनका जयपुर जाने का प्रोग्राम था। 23 तारीख को जब उनका जयपुर जाने का प्रोग्राम था तो अगर किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो क्या वो जयपुर जाएगा या मिजोरम? नहीं जाएगा ना। क्या वो घर पर ही रहेगा? खैर अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी बाधाएं हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद प्रधानमंत्री और धनखड़ साहब दोनों मिलकर के किसी बात का समाधान निकाल लें। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आगे क्या होगा ये तो पर कह नहीं सकते। और वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी ज्यादा दिन खाली नहीं रहेगी, किसी को तो उस पर बैठना ही होगा। महीने में 1 महीना खाली रह सकती है, 10-15 दिन खाली रह सकती है, लेकिन इससे ज्यादा खाली नहीं रहेगी, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट पद की कोई व्यवस्था ही नहीं है कि कोई उनका कार्यभार संभाले। हमारे संविधान में कार्यकारी वाइस प्रेसिडेंट का कोई विकल्प नहीं है। और अब वाइस प्रेसिडेंट कौन होगा इस पर काफी बहस चल रही है। एक बौद्धिक तौर पर, एक विमर्शी के तौर पर, एक अटकल के तौर पर मोदी सरकार के एक अनुयायी का नाम लिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए कोई ये उम्मीदवार उपयुक्त हो सकते हैं। सबको साथ लेकर चलने का उनका अपना अंदाज है। विपक्ष में भी उनके समर्थक हैं, वहां उनके शुभचिंतक भी हैं और वो उपयोगी भी हो सकते हैं। वो इस पद के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। देश के एक वामपंथी राज्यपाल का भी नाम लिया जा रहा है। वो मोदी के भी करीबी रहे हैं और कहा जा रहा है कि इसी बहाने वो दिल्ली भी वापस आ जाएंगे। अभी बहुत दूर है बातें, लेकिन उनका नाम चर्चा में है। अब प्रधानमंत्री ही जाने की क्या होगा, लेकिन उनका नाम चर्चा में है। चर्चा में एक नाम हरिवंश जी का भी है। हरिवंश बाबू जनता दल यूनाइटेड के कोटे से आते हैं और फिर वो दूसरा के भाजपा के बहुत करीबी भी हो गए हैं और अब वो राज्यसभा के उपाध्यक्ष हैं और पेशे से वो पत्रकार रहे हैं। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और राज्यसभा के प्रशासन का उनको काफी अच्छा अनुभव है। इसलिए हरिवंश बाबू के नाम की भी चर्चाएं हो रही हैं कि उनको पदोन्नत किया जाए, उपाध्यक्ष से सभापति बना दिया जाए और भारत के उप राष्ट्रपति उनको बना दिया जाए। और एक नाम और है बिहार से, और भारत रत्न स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर का नाम भी इसमें
आ रहा है। वो बिहार चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी शायद इस पर विचार करें, कर्पूरी ठाकुर के बेटे का, वैसे उपाध्यक्ष पद पर बैठाकर एक मास्टर स्ट्रोक खेलना चाहते हैं। अब ये संभव होगा या नहीं, ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन लोग इस बारे में बातें कर रहे हैं। वो लोग मानते हैं कि नरेंद्र मोदी किसी भी अवसर का उपयोग इस दृष्टिकोण से करते हैं कि उसका सर्वोत्तम राजनीतिक लाभ हो। इसलिए जब उन्हें देश के लिए एक उपाध्यक्ष चुनना होगा, यदि आपको उपाध्यक्ष पद के लिए किसी एक व्यक्ति को चुनना है, तो वो ऐसे व्यक्ति को चुनने का प्रयास करेंगे। इस व्यक्ति के चयन से देश में एक राजनीतिक संदेश जाएगा, एक बड़े समाज में एक संदेश जाएगा। आपको याद होगा कि स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को जब भारत रत्न देकर भी नरेंद्र मोदी सरकार ने ये कदम उठाया था। कर्पूरी जी के सम्मान में इस देश के उनके जो वंशज में हैं, उनमें गरीबों में, पिछड़ों में, दलितों में बहुत गहरा सम्मान है, उनमें आस्था की भावना है। इसलिए जब नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न दिया तो कर्पूरी जी के नाम पर राजनीति करने वाले नेता और दल बहुत परेशान। उन्होंने कहा कि मोदी हमने तो एजेंडा ही छीन लिया। खासकर बिहार में देखिए, राष्ट्रीय जनता दल वालों ने क्या कहा कि हमारी मांग पर भारत रत्न दिया गया। लेकिन ये सवाल भी प्रासंगिक है। अगर मोदी ने आपकी मांग पर कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया, तो जब आप सरकार में रहे, तब लालू जी इतने सालों तक सरकार में रहे, उस वक्त ये क्यों नहीं दिया गया? तो उन्होंने अपनी सरकार में कर्पूरी जी को क्यों नहीं लिया? इसलिए मोदी दूसरों से बेहतर मौके का फायदा उठाना जानते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि ये सीट कर्पूरी जी के बेटे को दी जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो बिहार की एक बहुत बड़ी आबादी पर इसका संदेश सकारात्मक होगा और महादलितों के बीच ये एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी होगा। इसलिए इस नाम पर चर्चा हो रही है। कल रात धनखड़ साहब के इस्तीफे के बाद से ही दिल्ली की राजनीतिक गलियों में इस नाम की चर्चा हो रही है। कुछ नाम उत्तर प्रदेश से हैं और कुछ बिहार से, और बाकी नाम मोदी के दिमाग में होंगे, जिसे कोई तब तक नहीं जान सकता जब तक कि वो पैदा ना होना चाहे। यह है मोदी की कार्यशैली। संक्षेप में दो बातें, एक, धनखड़ ने अचानक इस्तीफा क्यों दिया, और दूसरी बात, अब धनखड़ साहब की कुर्सी पर कौन बैठेगा। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।